Assalamu alaikum everyone, welcome back to my channel English with Aisha. In this video I am going to talk about types of speeches according to the delivery. These types are also known as methods of delivering a speech. Means इसमें हम इन methods को, तरीकों को या उन ways को देखेंगे जिसके थ्रू एक speaker अपनी speech को deliver करता है. So let's get into the video. There are four main types of speeches on the basis of its delivery. Or we can say that there are four basic methods of delivering a speech, which are manuscript speech, memorized speech, impromptu speech, and extemporaneous speech. Now we will discuss them one by one in detail. The first one is manuscript speech. Manuscript method of delivering speech or manuscript speaking is the word-for-word iteration of a written message. The speaker maintains his or her attention on the page. The speech is written and the speaker reads it word for word to the audience. मैन्यूस्क्रिप्ट स्पीच या मैन्यूस्क्रिप्ट मेथड ऑफ स्पीकिंग ऐसा मेथड होता है स्पीच को डिलीवर करने का जिसमें एक स्पीकर अपनी स्पीच को जो वो लोगों के सामने या अपनी ऑडियंस के सामने कन्वे करने वाला है उसको एक पेपर पर राइट डाउन कर लेता है जो कि रिटन स्क्रिप्ट कहलाता है और स्पीच को डिलीवर करने के टाइम पर उस रिटन स्क्रिप्ट को अपने सामने रखता है और वहाँ से वर्ड टू वर्ड उस स्पीच को देखकर रीड करता है. इस तरह की स्पीच मैन्यूस्क्रिप्ट स्पीच कहलाती है. फॉर एग्ज़ाम्पल स्पीचेस ऑफ न्यूज़ कास्टर्स एंड टेलीविज़न पर्सनालिटीज़. मोस्टली जो टेलीविज़न पर्सनालिटीज़ होती हैं या जो न्यूज़ कास्टर्स होते हैं वो डेली बेसिस पर इस तरह की स्पीचेस को परफॉर्म करते हैं बिकॉज़ उनको एक्यूरेसी के एलिमेंट को भी मद्देनज़र रखना होता है कि जो भी वो इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहे हैं अपनी ऑडियंस के सामने वो एक्यूरेट हो, तो उसके लिए वो इस तरह के मेथड को चूज़ करते हैं. अनदर एग्जांपल इज़ पॉलिटिशियंस एड्रेसेस. मोस्टली हमारे यहाँ जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो भी मैन्यूस्क्रिप्ट स्पीच को ही चूज़ करते हैं. इस मेथड को चूज़ करते हुए वो जो भी स्पीच कन्वे करने वाले हैं अपनी ऑडियंस या पब्लिक के सामने उसको रिटन स्क्रिप्ट में कन्वे करते हैं. दैन एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटिंग दैट स्पीच वो उस पेपर से देखकर उस स्पीच को वर्ड टू वर्ड अपनी ऑडियंस के सामने परफॉर्म कर रहे होते हैं. Another example is reading the rules and criteria in a contest. किसी भी कॉन्टेस्ट में अगर आपने कुछ रूल्स को डिफ़ाइन करना है या अपनी ऑडियंस को बताना है तो भी आप मैन्यूस्क्रिप्ट मेथड को चूज़ करते हैं. Another example is presenting the legal proceedings and verdict in court. जितने भी लीगल प्रोसीडिंग्स हैं या फिर कोर्ट के जो डिसीजंस होते हैं उनको भी मैन्यूस्क्रिप्ट मेथड ऑफ स्पीच के थ्रू ऑडियंस तक कन्वे किया जाता है. सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट मेथड ऑफ डिलीवरिंग स्पीच. नाउ वी विल टॉक अबाउट सम एडवांटेजेस and disadvantages of manuscript speech. The advantage of manuscript speech is accuracy. अगर हमें एक्यूरेट और एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन अपनी ऑडियंस तक कन्वे करनी है तो हम मैन्यूस्क्रिप्ट मेथड ऑफ स्पीच को चूज़ करते हैं और अपनी ऑडियंस तक जो भी इंफॉर्मेशन हमें कन्वे करनी होती है वो हम कन्वे करते हैं. बिकॉज इस तरह की स्पीचेस में मिस्टेक्स के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं. दैट्स वाई वी चूज़ दिस काइंड ऑफ मेथड फॉर एक्यूरेसी. नेक्स्ट एडवांटेज इज़ रेपिटेशन ऑफ एग्जैक्ट वर्ड. अगर हमें कोई भी चीज़ अपनी ऑडियंस तक कन्वे की है इस मेथड के थ्रू और उसमें हमारी ऑडियंस को कुछ भी समझ नहीं आया है या कोई भी चीज़ जो कि मिसअंडरस्टूड है तो हम उसको रिपीट भी कर सकते हैं बिकॉज हमारे सामने वो सारी स्पीच मौजूद होती है जिसको हमने कन्वे किया होता है अपनी ऑडियंस तक और वो सारी स्पीच वर्ड टू वर्ड हमारे सामने होती है. जो चीज़ हमने जिस तरह से बोली होती है उसी तरह से हमारे सामने रिटन फॉर्म में मौजूद होती है. तो हम किसी भी टाइम पर अगर किसी भी चीज़ को रिपीट करने की ज़रूरत है तो हम कर सकते हैं. सो दिस इज़ ऑल्सो एन एडवांटेज ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट मेथड ऑफ स्पीच. डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इसमें लैक ऑफ आई कॉन्टैक्ट होता है. ऑब्वियसली जब एक स्पीकर अपनी ऑडियंस के सामने रिटन स्क्रिप्ट को देखते हुए स्पीच डिलीवर करता है तो उसका आई कॉन्टैक्ट उस पेपर पर होता है जिस पर स्पीच लिखी होती है रादर दैन हिज और हर ऑडियंस. तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है. अनदर डिसएडवांटेज इज़ पुअर नॉन वर्बल एक्सप्रेशंस. जब एक स्पीकर रिटन स्क्रिप्ट को देखकर स्पीच डिलीवर करता है तो वो बहुत से नॉन वर्बल एक्सप्रेशंस को इग्नोर कर देता है जैसे कि आई कॉन्टैक्ट जिसकी हमने पहले बात की. इसके अलावा वो फेशियल एक्सप्रेशंस, हैंड एंड हेड मूवमेंट्स, बॉडी पोजीशन, इन सब चीज़ों को भी इग्नोर कर देता है बिकॉज उसका मोस्टली और ज़्यादातर जो फोकस होता है वो उस रिटन स्क्रिप्ट को देखकर उसको रीड करने में होता है. सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट स्पीच. और ये जो डिसएडवांटेजेस हैं ये एक स्पीकर की स्पीच को इनइफेक्टिव भी बना सकती हैं. Now we will talk about the second type of method of delivering speech, that is memorized speech. Memorized speaking is the rote recitation of a written message.
एक ऐसी स्पीच की टाइप है जिसमें एक स्पीकर जो भी इंफॉर्मेशन उसने अपनी ऑडियंस तक कन्वे करनी है वो उस रिटन मैसेज को रोट करता है। रोट मीन्स कि वो उस मैसेज को रट लेता है और अपने माइंड स्टोरेज बैंक में उस चीज़ को स्टोर कर लेता है, देन अपनी ऑडियंस के सामने कन्वे करता है। द स्पीकर रिसाइट अ रिटन मैसेज वर्ड फॉर वर्ड फ्रॉम मेमोरी। जो भी इंफॉर्मेशन उसने अपनी ऑडियंस तक कन्वे करनी है उसको अच्छे से अपने माइंड में स्टोर करता है, देन डिलीवरिंग के टाइम पर वो उसी मेमोराइज्ड इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करके अपनी ऑडियंस के सामने वर्ड टू वर्ड उस चीज़ को एक्सप्लेन करता है या रिसाइट करता है। दिस मैथड इज़ नॉन एज मेमोराइज्ड स्पीच। मेमोराइजेशन अलाउज द स्पीकर टू बी फ्री ऑफ नोट। इसमें प्रीवियस टाइप की तरह स्पीकर के सामने कोई भी नोट या रिटन स्क्रिप्ट मौजूद नहीं होता है जहाँ से देखकर वो अपनी ऑडियंस के सामने अपनी स्पीच को डिलीवर करे, बल्कि वो सारी इन्फॉर्मेशन या वो सारी स्पीच जो उसे डिलीवर करनी होती है वो अपने माइंड में स्टोर करता है और उसको ऑरली विदाउट द हेल्प ऑफ एनी नोट और रिटन पीस ऑफ राइटिंग वो उस मैसेज को या उस स्पीच को अपनी ऑडियंस के सामने डिलीवर करता है। सो दिस टाइप ऑफ स्पीच इज़ कॉल्ड मेमोराइज्ड स्पीच। फॉर एग्जाम्पल, when an actor or actress in a scene performs a script from memory। फिल्म्स, ड्रामास, प्लेस, मूवीज़, ये सब चीज़ें हमने कभी ना कभी तो देखी होंगी और इनके बिहाइंड द सीन्स भी हम देखते ही रहते हैं, जिसके थ्रू हमें ये पता चलता है कि जितने भी एक्टर्स और एक्ट्रेसेस होते हैं वो जब एक फ़िल्म या ड्रामा में परफॉर्म करते हैं अपने करैक्टर को, तो वो अपने डायलॉग्स को पहले से प्रिपेयर करते हैं। वो अपने डायलॉग्स को या वो सारी चीज़ या वो सारी स्पीच जो वो डिलीवर करने वाले होते हैं या फिर परफॉर्म करने वाले होते हैं अपने करैक्टर के थ्रू, उस चीज़ को पहले से रोट करते हैं या फिर अपने मेमोरी सिस्टम में वो सारे डायलॉग्स को स्टोर करते हैं एंड एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस वो उस चीज़ को अपने माइंड स्टोरेज बैंक से रिट्रीव करके उस चीज़ को डिलीवर करते हैं। सो दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ मेमोराइज्ड स्पीच। अनदर एग्जांपल इज़ व्हेन यू डिलीवर अ डिक्लेमेशन और रेटोरिकल और लिटरेरी पीस ऑफ राइटिंग। जब भी कभी आपने कोई भी डेक्लेमेशन बताना हो या फिर कोई भी ऑरेटोरिकल मीन्स कोई तकरीर करनी हो या कोई भी पीस ऑफ राइटिंग आपने अपनी ऑडियंस को सुनाना हो, लिटरेरी पीस हो सकता है, कोई पोइट्री हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो आप उस चीज़ को पहले रोट करते हो अपने माइंड स्टोरेज बैंक में, आप उस चीज़ को सेव करते हो, याद करते हो, देन अपनी ऑडियंस के सामने ऑरली विदाउट हेल्प ऑफ एनी नोट और रिटन स्क्रिप्ट आप उस चीज़ को डिलीवर करते हो। सो दिस इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ मेमोराइज्ड स्पीच। Another example is a classroom presentation. Sometimes कुछ स्टूडेंट्स भी इस तरह के मेथड को ऑप्ट करते हैं क्लासरूम में प्रेजेंटेशन को डिलीवर करने के लिए। वो अपनी प्रेजेंटेशन का जितना भी मटेरियल होता है या डेटा होता है उस चीज़ को अच्छे से याद कर लेते हैं और फिर नोट्स या फिर बुक्स या हैंड आउट्स के बगैर उस चीज़ को, उस इंफॉर्मेशन को अपनी ऑडियंस के सामने या अपने क्लासमेट्स के सामने डिलीवर करते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स थी मेमोराइज्ड स्पीच की। देयर आर ऑल्सो सम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मेमोराइज्ड स्पीच। पहले एडवांटेजेस की बात करेंगे। एडवांटेज है मेमोराइज्ड स्पीच का आई कॉन्टैक्ट विद द ऑडियंस। ऑब्वियसली जब एक स्पीकर के सामने कोई भी रिटन मटेरियल नहीं होगा तो वो उसका आई कॉन्टैक्ट जो है अपनी ऑडियंस के साथ होगा, बिकॉज प्रीवियस टाइप में हमने देखा था कि स्पीकर के सामने एक रिटन स्क्रिप्ट मौजूद होता है तो वो अपनी ऑडियंस को देखने की बजाय अपने पेपर के साथ आई कॉन्टैक्ट रखता है, जबकि मेमोराइज्ड स्पीच में ऐसा नहीं होता है। स्पीकर के सामने कोई हैंडआउट्स नहीं होते हैं, कोई नोट नहीं होता है, तो स्पीकर का आई कॉन्टैक्ट ऑडियंस के साथ मेंटेन रखना पॉसिबल होता है। तो इस तरह की स्पीच में एक स्पीकर अपनी ऑडियंस के साथ आई कॉन्टैक्ट रखता है। देन यूज़ नॉन वर्बल एक्सप्रेशंस प्रॉपर्ली। ऑब्वियसली जब उसका फोकस किसी भी तरह के रिटन मटेरियल पर नहीं होगा और वो अपनी ऑडियंस के साथ प्रॉपर्ली इंटरेक्ट कर रहा होगा तो वो नॉन वर्बल एक्सप्रेशंस को भी प्रॉपर्ली यूज़ कर सकता है, जिसमें हैंड मूवमेंट्स आ सकते हैं, बॉडी पोजिशन आ सकती है, फेशियल एक्सप्रेशंस आ सकते हैं एंड एक्सेट्रा। तो इस तरह से एक स्पीकर नॉन वर्बल एक्सप्रेशंस को इस तरह की स्पीच में प्रॉपर्ली यूज़ कर सकता है। देन अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होती है। ऑब्वियसली एक चीज़ को अच्छे से रोट करना, अपने माइंड में, अपने मेमोरी सिस्टम में स्टोर करना और देन उसको अच्छे से याद रखना कि एट द स्पॉट कोई चीज़ भूल ना जाए, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होती है। और अगर कोई स्पीकर डेली बेसिस पर इस तरह की स्पीचेस देता है तो उसके लिए ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है कि एक चीज़ को अच्छे से याद करना और उसको स्टोर करना और अच्छे तरीके से स्टोर करना ताकि कहीं पे कोई मिस्टेक ना हो जाए। सो दिस इज़ अ लिटिल बिट डिफ़िकल्ट फॉर देम। एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स द लेंथ ऑफ दैट स्पीच कि उसकी लेंथ कितनी है। अगर लंबी स्पीचेस हैं देन ऑब्वियसली एक स्पीकर जो है वो इस तरह के मेथड को ऑप्ट नहीं करेगा। सो दिस इज़ अ डिसएडवांटेज ऑफ मेमोराइज्ड मेथड ऑफ डिलीवरिंग स्पीच। अनदर डिसएडवांटेज इज़ फियर ऑफ लूजिंग पॉइंट्स ड्यूरिंग डिलीवरिंग स्पीच। ऑब्वियसली जब आप एक चीज़ को मेमोराइज़ करते हो तो आपको हमेशा डर रहता है कि जब आप इस चीज़ को परफॉर्म कर रहे होगे तो आप कहीं पर कोई पॉइंट भूल ना जाएँ, तो इस चीज़ का फियर जो है वो इस तरह के मैथड्स में हमेशा रहता है। सो दीज आर सम डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस काइंड ऑफ स्पीच। अब हम नेक्स्ट टाइप की तरफ चलेंगे जो है इम्प्रॉम्प्टू स्पीच। इम्प्रॉम्प्टू स्पीकिंग इज़ द प्रेजेंटेशन ऑफ अ शॉर्ट मैसेज विदाउट एडवांस्ड प्रिपरेशन।
Impromptu speeches often occur when someone is asked to say a few words or give a toast on a special occasion. Impromptu speech एक ऐसी स्पीच होती है जिसमें हम शॉर्टली स्पीच देते हैं या इन्फॉर्मेशन कन्वे करते हैं अपनी ऑडियंस तक, और ये एक ऐसी स्पीच होती है जिसमें हम एडवांस्ड प्रिपरेशन नहीं करते हैं, हम पहले से इसको तैयार नहीं करते हैं, बल्कि एट द स्पॉट सडनली हमें इस तरह की स्पीचेस को देना पड़ जाता है। और किसी भी ख़ास मौके पर अगर हमें कोई कहे कि आप अपने ख्यालात का इजहार करें तो भी इस तरह की स्पीचेस में हो सकता है। तो अब हम इम्प्रॉम्प्टू स्पीचेस की कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। द फर्स्ट वन इज़ फर्स्ट डे एट वर्क और इन क्लास। जब हमारा क्लास में या हमारी काम की जगह पर हमारा पहला दिन होता है तो यूजुअली हमें इस तरह की स्पीचेस को फेस करना पड़ता है। इन एन इवेंट वेयर यू आर आस्क्ड टू से अ फ्यू वर्ड्स, कोई भी इवेंट, कोई भी ओकेजन हो सकता है जहाँ पर हमें कहा जाए कि आप अपने ख्यालात का इजहार करें, तो ये भी एक सडन प्रेजेंटेशन या इम्प्रॉम्प्टू प्रेजेंटेशन हो सकती है जिसको हमने पहले से प्रिपेयर नहीं किया होता है और एट द स्पॉट हमें इस तरह की स्पीच को डिलीवर करना पड़ता है। अनदर एग्जाम्पल इज सेल्फ इंट्रोडक्शंस इन ग्रुप सेटिंग्स। अगर आप किसी भी ग्रुप के न्यू मेंबर बने हैं तो उस ग्रुप में खुद को इंट्रोड्यूस कराने के लिए भी आप इस तरह की प्रेजेंटेशन को डिलीवर करेंगे, जहाँ पे आपको सडनली खुद को इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा जिसकी प्रिपरेशन आपने पहले से नहीं की होगी, और ये शॉर्ट प्रेजेंटेशन, ये शॉर्ट स्पीच में काउंट होगा। अनदर एग्जाम्पल इज़ व्हेन यू आंसर अ क्वेश्चन। आपसे कोई भी पर्सन अगर कोई क्वेश्चन कर लेता है तो उसको जब आप आंसर करते हो तो वो भी इम्प्रॉम्प्टू स्पीच में आता है जिसकी आपने प्रिपरेशन नहीं की होती है, और आप इसको शॉर्टली जो है अपने लिसनर के सामने कन्वे करते हैं। अनदर एग्जाम्पल इज़ ड्यूरिंग एन इंटरव्यू। इंटरव्यू के दौरान भी आप इस तरह की स्पीचेस को एक्सपीरियंस करते हैं जहाँ पर आपको नहीं पता होता है कि इंटरव्यू जिसके सामने आप दे रहे हैं वो आपसे क्या क्वेश्चन करेगा और उसके क्वेश्चन में आपने क्या आंसर करना है। तो ये भी स्पॉन्टेनियस होता है, सडन होता है। तो ये सारी एग्जांपल्स जो हैं वो इम्प्रॉम्प्टू मेथड ऑफ स्पीच में काउंट की जाएंगी। अब हम बात करेंगे कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की। एडवांटेजेस की बात करें तो इम्प्रॉम्प्टू स्पीच स्पॉन्टेनियस होती है। इट मीन्स कि ये सडन होती है, अचानक से हो जाती है और हमें इसको ऑर्गेनाइज़ नहीं करना पड़ता है, हम इसको प्री प्लान भी नहीं करते हैं और हमारा बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेती है ये स्पीच। नेक्स्ट एडवांटेज इज़ रिस्पॉन्सिव। इस तरह की स्पीचेस जो होती हैं वो आंसरेबल होती हैं, अकाउंटेबल होती हैं और क्विक और पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज होते हैं, फीडबैक होता है इस तरह की स्पीचेस में। दैन इट इज़ ब्रीफ। हम जितना हो सके शॉर्टली इस तरह की स्पीचेस को डिलीवर करते हैं, टू द पॉइंट रहते हैं और एक सिंगल पॉइंट पर फोकस करते हैं। जिस चीज़ के बारे में हमें बात करनी है हम सिर्फ वही बात करते हैं और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को इंक्लूड नहीं करते हैं इम्प्रॉम्प्टू काइंड ऑफ स्पीच में। डिसएडवांटेज की बात करें तो हमारे पास बहुत कम या फिर बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है कि हम उस चीज़ के बारे में सोच सकें जो हमें आगे अपनी ऑडियंस तक कन्वे करनी है। तो इस तरह से क्या होता है कि हम अपने आंसर को जो भी हम स्पीच के थ्रू कन्वे करने वाले हैं हम उसको बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते हैं और समटाइम्स हम प्रॉपर वे में उस स्पीच को डिलीवर या वो चीज़, वो इन्फॉर्मेशन जो हम कन्वे करने वाले हैं वो नहीं कर पाते हैं बिकॉज हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है। अनदर डिसएडवांटेज इज़ डिसऑर्गेनाइज्ड। ऑब्वियसली टाइम नहीं होता है, सडनली होती है, एट द स्पॉट हमें आंसर करना होता है, तो ये डिसऑर्गेनाइज्ड भी हो सकती है बिकॉज हमें इसको ऑर्गेनाइज करने का या सीक्वेंस करने का या स्ट्रक्चर करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता है। सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ इम्प्रॉम्प्टू स्पीच। अब हम बात करेंगे हाउ टू मेक इम्प्रॉम्प्टू स्पीच इफ़ेक्टिव। हम अपनी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इस तरह की स्पीचेस को एक्सपीरियंस करते हैं। डेली लाइफ में पता नहीं कितनी दफ़ा हम इस तरह की स्पीचेस को परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि अगर हमें कभी इस तरह की स्पीच देनी पड़ रही है तो हमें उसको इफ़ेक्टिव कैसे बनाना है। सो हेयर इज़ अ स्टेप बाय स्टेप गाइड दैट मे बी यूजफुल इफ़ यू आर कॉल्ड अपॉन टू गिव एन इम्प्रॉम्प्टू स्पीच इन पब्लिक। सो द फर्स्ट स्टेप इज़ टेक अ मोमेंट टू कलेक्ट योर थाट्स एंड प्लान द मेन पॉइंट यू वांट टू मेक। सबसे पहले क्या काम आपने करना है कि जो भी चीज़ आपसे पूछी गई है जिसके रिस्पॉन्स में आपने इम्प्रॉम्प्टू स्पीच को डिलीवर करना है, तो आप उस टॉपिक के बारे में सोचें और आपके माइंड में उससे रिलेटेड जो भी आइडियाज़ हैं या थॉट्स हैं उसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग करें और अपने माइंड में उस टॉपिक से रिलेटेड आइडियाज़ को इकट्ठा करें, उन थॉट्स को इकट्ठा करें। देन एट द सेकेंड स्टेज थैंक द पर्सन फॉर इन्वाइटिंग यू टू स्पीच। उस पर्सन को थैंक यू बोलें जिसने आपको बोलने का मौका दिया है, आपको स्पीच देने का मौका दिया है। देन एट द थर्ड स्टेज डिलीवर योर मैसेज मेकिंग योर मेन पॉइंट एज ब्रीफली एज यू कैन वाइल स्टिल कवरिंग इट एडिकेटली एंड एट द पेस योर लिसनर्स कैन फॉलो। दैन अपने मैसेज को जितना हो सके ब्रीफ रखें बिकॉज आपने इस चीज़ की प्लानिंग नहीं की है तो इस चीज़ के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप कोई मिस्टेक कर दें। तो मिस्टेक से बचने के लिए आप जितना हो सके ब्रीफ रखें अपने मैसेज को या अपनी स्पीच को, जितना हो सके कंसाइज रहें, टू द पॉइंट रहें। देन द नेक्स्ट एंड द लास्ट स्टेप इज़ स्टॉप टॉकिंग। सो दीज आर द स्टेप्स दैट मेक योर इम्प्रॉम्प्टू स्पीच इफेक्टिव। सबसे पहले आइडियाज़ को कलेक्ट करें टॉपिक से रिलेटेड जो आपने प्रेजेंट करना है। देन थैंक करें उस पर्सन को जिसने आपको बोलने का मौका दिया। देन अपना मैसेज डिलीवर करें, जितना हो सके उतना ब्रीफ रखें और अपनी स्पीच को एंड कर दें।
In this way, you can make your impromptu speech effective. Then the next and the last one is extemporaneous speech. Extemporaneous speaking is the presentation of a carefully planned and rehearsed speech. ये ऐसा मेथड होता है स्पीच को डिलीवर करने का जिसमें हम फुली प्लान करते हैं अपनी स्पीच को, प्रिपेयर करते हैं और उसकी रिहर्सल भी करते हैं, उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज करते हैं और स्ट्रक्चर भी करते हैं. ऐसी स्पीच एक्सटेम्पोरेनियस स्पीच कहलाती है. एक्सटेम्पोरेनियस स्पीच इज़ डिलीवर्ड in a conversational manner and with the help of brief notes or a clear outline. ये एक ऐसा मेथड होता है जिसमें हम फुली कॉन्वर्सेशनल टोन में अपनी प्रेजेंटेशन को डिलीवर करते हैं और हमारे सामने कुछ ब्रीफ नोट्स या आउटलाइंस मौजूद होती हैं हमारे टॉपिक से रिलेटेड. हम मैन्युस्क्रिप्ट स्पीच की तरह अपनी स्पीच को कम्प्लीटली राइट नहीं करते हैं एक नोट पर, बल्कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमारी स्पीच से रिलेटेड होते हैं सिर्फ उन्हीं को राइट करते हैं एक्सटेम्पोरेनियस स्पीच में. और हमारी टोन जो है वो कॉन्वर्सेशनल होती है. जबकि अगर हम प्रीवियस मेथड्स की बात करें तो उसमें हमारा जो कॉन्वर्सेशनल टोन है कहीं ना कहीं उसमें लैक होता है. जैसे कि अगर हम मैन्युस्क्रिप्ट की बात करें तो उसमें हमारी टोन कॉन्वर्सेशनल नहीं होती है, बिकॉज हम पेपर की तरफ देखकर रीडिंग कर रहे होते हैं या फिर स्पीच दे रहे होते हैं. अगर हम मेमोराइज्ड स्पीच की बात करें तो उसमें हमें फ़ियर होता है कि हम कहीं कुछ भूल ना जाएं, तो उस चीज़ को लेकर भी हमारी टोन जो है वो बहुत ज़्यादा कॉन्वर्सेशनल नहीं होती है. अगर हम नेक्स्ट टाइप इम्प्रॉम्प्टू की बात करें तो उसमें हमें सडन प्रेजेंटेशन देनी पड़ती है. चूँकि वो शॉर्ट होती है, सडन होती है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं कॉन्वर्सेशनल मैनर जो है वो लैक करता है. अगर हम एक्सटेम्पोरेनियस स्पीच की बात करें तो इसमें हम फुली प्रिपेयर्ड होते हैं, रिहर्सल भी करते हैं अपनी स्पीच की और इसको अच्छे से ऑर्गेनाइज भी करते हैं. तो यहाँ पर हमारी जो टोन होती है वो कॉन्वर्सेशनल होती है. तो कॉन्वर्सेशनल मैनर में हम अपनी स्पीच को जब डिलीवर करते हैं तो वो एक्सटेम्पोरेनियस स्पीच कहलाती है. द एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सटेम्पोरेनियस स्पीच आर when you are assigned to report a topic, classroom presentations, when you are candidate for a post and you deliver your campaign speech before a voting public. These are the examples of extemporaneous speech, जहाँ पर हम अपनी स्पीच को ऑलरेडी प्लान करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, उसकी रिहर्सल करते हैं और जब हम उस स्पीच को डिलीवर करने वाले होते हैं तो हमारे सामने उस स्पीच से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मौजूद होते हैं जो हमें गाइड भी करते हैं ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन. तो इस तरह की स्पीचेस एक्सटेम्पोरेनियस स्पीचेस कहलाती हैं. Now we will talk about some advantages and disadvantages of extemporaneous speech. Advantages की बात करें तो एक्सटेम्पोरेनियस स्पीच वेल प्रिपेयर्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड होती है, जो कि हम पहले भी बात कर चुके हैं. नेक्स्ट एडवांटेज इज़ मेंटेन आई कॉन्टैक्ट विद द ऑडियंस. हमारा आई कॉन्टैक्ट होता है ऑडियंस के साथ और हम नॉन वर्बल एक्सप्रेशंस को भी प्रॉपर्ली यूज़ कर सकते हैं इस तरह की स्पीच में. हालांकि हमारे पास नोट होता है जिसमें हम अपनी प्रेजेंटेशन या हम अपनी स्पीच से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करते हैं या आउटलाइंस लिखी हुई होती हैं, लेकिन हर टाइम स्पीच के दौरान हमारा आई कॉन्टैक्ट जो है वो उस नोट पर नहीं होता है. उसमें वो सिर्फ हमारी हेल्प के लिए या हमारी गाइडेंस के लिए होता है ड्यूरिंग द स्पीच. तो हम अच्छे से आई कॉन्टैक्ट भी रख सकते हैं अपनी ऑडियंस के साथ इस तरह की स्पीच में और नॉन वर्बल एक्सप्रेशंस को भी प्रॉपर्ली यूज़ कर सकते हैं एक्सटेम्पोरेनियस स्पीच में. अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो इट रिक्वायर्स अ ग्रेट डील ऑफ प्रिपरेशन फॉर कंपोनेंट्स ऑफ अ स्पीच. इस चीज़ के लिए हमें बहुत ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड होता है, हमने प्रिपेयर भी करना होता है, अपनी स्पीच को ऑर्गेनाइज भी करना होता है, प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर करना होता है, सारे कंपोनेंट्स को, सेक्शंस को, स्पीच में जो भी चीज़ें हम काउंट कर रहे हैं और उसकी रिहर्सल भी करनी होती है, उसको प्रैक्टिस भी करना होता है. तो इस तरह की जो स्पीचेस होती हैं वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होती हैं और अगर आप डेली बेसिस पर इस तरह की स्पीचेस देते हो तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हैक्टिक भी हो सकता है. सो दिस इज़ द ओनली डिसएडवांटेज ऑफ दिस काइंड ऑफ स्पीच और दिस मैथड ऑफ स्पीच. इसके अलावा एक्सटेम्पोरेनियस स्पीच जो है वो एक बेस्ट मेथड होता है एक स्पीच को डिलीवर करने का, जिसमें हम एक प्रेजेंटेशन को या एक टॉपिक को या एक स्पीच को ऑलरेडी प्लान करते हैं और प्रिपेयर करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं और उसकी रिहर्सल भी करते हैं. सो दीज आर द टाइप्स ऑफ स्पीचेस अकॉर्डिंग टू द डिलीवरी. So this is our topic. Let's rewind the main points that we have covered in this video. In this video, I have explained the types of speeches according to the delivery, which include a manuscript speech, memorized speech, impromptu speech and extemporaneous speech. इस वीडियो में हमने इन 4 मेथड्स ऑफ स्पीचेस को डिटेल में डिस्कस किया एग्जांपल्स के साथ और इन 4 स्पीचेस या फिर इन 4 मेथड्स ऑफ डिलीवरिंग स्पीचेस के क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं, क्या क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, उनको भी हमने डिस्कस किया. आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो. इफ़ येस देन गिव इट अ थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू सपोर्ट माई एफर्ट्स. थैंक्स फॉर वॉचिंग.